अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ में से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हदफ है और वो ये है कि माशरे में जितने भी लोग हैं उनकी इंसाफ तक रसाई हो और माशरे के अंदर जो इदारे हैं वो ऐसे इदारे हों जो जवाबदेह हों, यानी अगर वो कोई गलत काम करें तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो और वो आवाम के सामने, आइन के सामने जवाबदेह हों। हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो यकीनन सब आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी इतलात आती हैं कि जहाँ पे ये शाइबा पड़ता है या फिर ये हो सकता है हमारी गलत फहमी हो, हमें ऐसे महसूस होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे और वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। पंजाब पुलिस का ही जिक्र कर लें, माजी करीब में ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पुलिस जो है वो पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, लेकिन हालिया दिनों में जो हमने देखा कि वो लोग जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया, खुसूसन पंजाब के अंदर पुलिस ने, और अब दोबारा एक और हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने कागजात नामजदगी किसी न किसी तरीके से जमा कराने में कामयाब हो चुके हैं, अब उनके तायीद और तजवीज़ जो कुनिंदा हैं उनको या तो गिरफ़्तार किया जा रहा है या फिर रिटर्निंग अफसरान के दफातर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो क्या इन लोगों से कोई पूछेगा? क्या ये वो इदारे हैं जिनकी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा इशारा करता है कि माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इदारे ऐसे हों जो जवाबदेह हों? अब इसमें हमने एक और चीज़ भी देखी कि खुसूसन पंजाब के अंदर के घरों पे छापे भी मारे गए, वहाँ पे पुलिस ने तोड़ फोड़ भी की, मुबैना तौर पे बहुत सारी वीडियोज़ आई, इतना ज़्यादा मवाद है कि उसके ऊपर हम कई प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें से एक वाक़या हमने उस्मान डार साहब के घर पे भी देखा, उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया वो भी हमने देखा। आज के प्रोग्राम में हम उनकी वालदा से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, अब पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा आया है, उनका फैसला आया है और जस्टिस हयात मियाँ खेल साहब ने फैसला सुनाया है कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को जस्टिस हयात मियाँ खेल साहब ने मुअत्तल कर दिया है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम गुफ्तगू करेंगे उस्मान डार साहब की वालदा से और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया बेटा। अच्छा, पहले तो माँ जी अगर आप हमें ये बता सकें कि आपने ये फैसला क्यों किया इलेक्शन लड़ने का? बेटे मैं सियासत में ना मैंने कभी शौक रखा है। मैं तो दीन और दर्स वाली थी, घर की चार दीवारी में बापर्दा खतून थी और औरत घर की जीनत होती है। जो मेरे साथ हुआ ना, जो जुल्म मेरे साथ हुआ, मेरी चादर खींची गई बार, वो सारी वीडियो शेयर की हुई है मैंने कि ये क्या हो रहा है। देखें, आप सियासत ज़रूर करें मगर फलांग कर दरवाज़ों को और आके तोड़ कर औरतों को हाथ डालना, जो मैंने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, उसमें ये नहीं है कि औरतों को हाथ डालें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अवलीन दर्जा दिया। औरत घर की जीनत होती है। इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चे भागे, अभी तक भटक रहा है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। दूसरा कहाँ गया, गवाह हो गया। क्या बताऊं मैं, क्या क्या ना हुआ मेरे साथ, और मैंने इस एज में बर्दाश्त किया। ये भी मेरे अल्लाह की रज़ा थी, उसी ने मुझे हौसला दिया। पर इसमें माँ जी ये जो सारे वाक़यात आप बता रही हैं, कौम ने भी देखा कि आपके घर पे छापा भी पड़ा, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी हुई, वीडियोस भी आई, तो इससे आपको लगता नहीं है कि हालात जो हैं इस किस्म के नहीं है कि आप इलेक्शन में उतरें? आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ वाला कोई मामला तो नहीं है? मैंने तो पहले ही आपको बताया कि जो मैंने कुरान पढ़ा है, जो उसका तर्जमा पढ़ा है, जो तफसीर पढ़ी है, वो मुझे बुज़दिल नहीं करती। वो मेरे अमान में कुव्वत बख्शी, मेरे में हिम्मत आई, उसी कुरान की मजबूती से मैंने स्टैंड लिया। ठीक, अच्छा, अब आपका ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मुकाबला है NA-71 में। ख्वाजा साहब ताकतवर सियासी शख्सियत हैं, साबिक वज़ीर दिफा हैं, आप कैसे उनके मुकाबले में मेक श्योर करेंगे कि आप ये इंतखाब जीतें? मेरी बात सुने,
ख्वाजा आसिफ की ताकत मेरे रब से ज्यादा बड़ी ताकत नहीं। जो ख्वाजा आसिफ की ताकत है वो मैं जानती हूँ। मेरा पैगाम है ख्वाजा आसिफ को, अब कोई जर्नैल तुम्हारा टेलीफोन नहीं उठाएगा। वो हमारे जर्नैल भी हैं, पूरे पाकिस्तान के जर्नैल है, पूरे पाकिस्तान की अवाम के जर्नैल है। हमारी फौज हमारे लिए काबिल फख्र है, हमारे भाई और बेटे। मैं खुद भी फौजियों के खानदान से हूँ, मैं इज्जत करती हूँ फौज की। फौज है तो हम हैं तो हमारा पाकिस्तान है। अब मैं फौज को सलूट पेश करती हूँ। वो जो सरहदों पे हमारे बेटे शहीद होते हैं, मैं उनके दर्जात से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ठीक, अच्छा इसमें फौज तो नहीं, फौज सबकी है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो आप इंतखाब लड़ने जा रही हैं, अभी तक किसी जमात ने आपको अपना कैंडिडेट यानी वो कहा है, नामज़द किया है, खुसूसन पीटीआई की जानिब से कुछ कहा गया है कि वो आपको बल्ले का निशान देंगे या अपना कैंडिडेट जो है आपको नामज़द करेंगे? बेटे, मुझे तो अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि बल्ले का निशान होगा। अगर बल्ले का निशान ना भी हो तो मेरे लिए इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। तो अब जो आप बाहर निकल रही हैं, लोगों से आपकी मुलाकात भी हो रही है, यकीनन अगर आप वहाँ से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी तो आवाम की उम्मीदें भी होंगी आपसे। तो आप क्या वहाँ बेहतरी लाने के लिए क्या ऐसा करेंगी जो अब तक सियालकोट के अंदर नहीं हुआ? ख्वाजा आसिफ ने क्या किया? सियालकोट की आवाम ने, उस्मान डार ने जो काम किए सब उन्हीं के मंसूबे थे जो आज भी काम हो रहे हैं। ठीक, पर आपके घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया उस हवाले से आप ख्वाजा आसिफ साहब पे काफ़ी तनकीद भी करती हैं। पर ख्वाजा आसिफ साहब तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, हुकूमत तो निगरान हुकूमत है। तो आप नहीं समझती कि हो सकता है कि ख्वाजा साहब का इसमें कोई ताल्लुक ना हो? मैं आपसे पूछती हूँ, जब 9 मई में मेरे घर में वाक़या हुआ तो मेरे भाई ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा थे, उनकी हुकूमत थी। बयान कहते हैं मुझे और जीजदारी बताते हैं लोगों को। मैं ख्वाजा आसिफ से पूछती हूँ कि आपने भाई वाला किरदार अदा किया? आपने मुअत्तल की पुलिस जो मेरे घर पे आई थी, जिन्होंने मेरी चादर को हाथ डाला, मेरे बाल भी सीखे, मुझे जोर किया। आपने उस डीपीओ को सस्पेंड किया जिसने पुलिस मेरे घर पे भेजी थी। मेरे भाई ख्वाजा आसिफ अगर भाइयों वाला किरदार अदा करते बहन के साथ तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करती। आज मैं सियासत में भी ना आती। ठीक, अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र भी किया आपने कि आपके एक जो साहबजादे हैं उमर डार साहब, वो पता नहीं किधर हैं, उस्मान डार साहब के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आती रहीं। तो आपको कोई खदशात नहीं है अपने बेटों के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से? देखो बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए थे ऊँटनी पे। जब वो अंदर गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऊँटनी का क्या किया है आपने? उन्होंने कहा मैंने अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया। जब ये भाग गए थे, वहाँ हो गए थे, अभी एक भटक रहा है, मैंने उस वक्त भी नहीं अल्लाह के तवक्कल छोड़ा था, आज भी मैंने नहीं अल्लाह के तवक्कल पर छोड़ा है। जो चीज़ अल्लाह की सुपुर्द कर दी जाए वो हाफिज़ और नासिर होता है, इससे ज़्यादा कुव्वत किसी की नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, अब जो आप आवाम से मिल रही हैं, राब्ता मुहिम भी आपकी चल रही है, तो रिस्पांस आगे से सियालकोट की आवाम का रिस्पांस क्या है आपकी तरफ? रिस्पांस क्या है? आवाम मुझे जानती है, ख्वाजा आसिफ को जानती है, हमारा एक ही मोहल्ला है, हम अजीजदारी भी है, एक ही मोहल्ला है। देखें, वोट तो इमरान खान का है, मेरा तो नहीं। अवाम जो आप देगी मेरे जुल्म के हिसाब। ठीक, अच्छा, आप ये जो असेंबली की सीट है ये जीतने के बाद अपने पास ही रखेंगी या फिर बाद में ये आपके कोई साहबजादे इसके ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं मुस्तकबिल में? ये तो आने वाला बेटा वक्त बताएगा, मैं क्या बताऊं, आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा ये कि अगर सूबाई असेंबली की सीट पे भी आप इलेक्शन लड़ रही हैं माँ जी? इका तो मैंने जमा कराया, देखे बेटा पार्टी क्या फैसला करती है।
ठीक है। वैसे पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से अभी तक कोई राब्ता आपसे हुआ, कोई इस तरह की किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई गई कि आप ही तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट होंगी? बेटा यकीन जाने, जो भी हैं पार्टी में, मैं किसी को जानती नहीं। मैंने पहले कहा है कि मेरा शौक सियासत नहीं थी, मेरा शौक मेरा कुरान था। मेरा शौक ही नहीं सियासत का था। जो मेरे साथ हुआ बताएं पहले। हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि कागज कराने से पहले 2 दिन पुलिस मेरे घर क्या करने आई थी? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। अब वही लोग हैं जो आगे भी आए थे, तो आपने मेरे से जुल्म किया था, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं दरवाज़ा खोल दूँ। दरवाज़ा तोड़ दिया गया, मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया, जो को किया गया। क्यों आई पुलिस? अच्छा, इस वाक़े के बाद इसकी वीडियो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, ऑडियो भी वायरल हुई, तो क्या कोई आला हुकाम ने आपसे राब्ता किया? उन पुलिस वालों से किसी ने पूछा कि भाई आप लोगों ने ये हरकत क्यों की? किसी ने पूछा बेटा, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं औरतों के हकूक़ुल बाद में, और जो हमारे साथ हो रहा है, हम मुसलमान हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं खड़ी हूँ। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई। लेकिन उस ज़मानत के बावजूद अभी तक ना खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकी है, ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई मुमकिन हो सकी। और अब ये खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को MPO के तहत गालबन दोबारा उनको डिटेन कर लिया गया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा। मेहरबानो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बता सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या दोबारा MPO के तहत नज़रबंद करने की इतलात दुरुस्त है? जी, सलाम काज़मी साहब। जी, हम जैसे अडियाला से निकले उनकी रोबकार हासिल करने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, तो हमें भी यही खबर आई। हमने इसकी तस्दीक की तो हमें मालूम हुआ है कि जी इशू जारी हो चुके हैं। रावलपिंडी के DC ने जारी किए हैं ऑर्डर, हमारे हाथ में अभी तक नहीं आए मगर कंफर्म्ड है। ठीक है। अच्छा, पहले जब उनकी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई और उसके फ़ौरन बाद क्या आपको वो ऑर्डर वगैरह मिल गया था उसमें भी, या फिर उसमें भी कोई आपके लिए मुश्किलात पेश आई आपको? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुमे के दिन आया था और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि ये ऑर्डर जो है ये आज ही लिखा जाएगा और इशू होगा, मगर जुमे के दिन हमें नहीं मिला। हम हफ्ते के दिन सुबह को गए सुप्रीम कोर्ट, मेरी बहन और वकील गए सुप्रीम कोर्ट, और मैं और दूसरे वकील जो हैं हम गए अपना अडियाला। वहाँ पे ये लोग 9 बजे से खड़े थे, इनको नहीं मिल सका सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जो कि ज़रूरी होता है सारी प्रोसेस के लिए, और ये वहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे तक इंतज़ार करते रहे। हम अडियाला के अंदर थे, हमें मालूम नहीं था बाहर क्या हो रहा है। मैं जैसे ही बाहर आई तो मुझे इत्तला मिली कि इनको कागज़ मिल चुके हैं और ये अब अडियाला पहुँच रहे हैं। ये कोई 4:45 बजे अडियाला पहुंचे। जब हम अंदर गए भागे भागे कागजात लेकर, जज साहब अंदर ही थे, मगर क्योंकि हम कोर्ट रूम से निकल आए थे तो हमें अंदर तक रसाई नहीं मिली और हम इंतजार कर करके आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अब तो कोर्ट जो है वो अजर्न हो चुका है, तो ये फिर अगली तारीख जो कि आज के दिन की बनती थी उसी पे प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा मेहरबानो, आपने शाह साहब ने और जैन कुरैशी साहब ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं, तो क्या उसमें भी कोई मुश्किलात आपको पेश आई? और दूसरा, क्या इलेक्शन लड़ेंगे शाह साहब? जी बिल्कुल, शाह साहब इलेक्शन लड़ेंगे और जी हमें काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आई। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं, जो मेरे वालिद के सेक्रेटरी हैं, जिनके पास हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, NOC थे, FBR के पेपर्स थे, वो सब था, वो उनके साथ ही अरेस्ट हो गए जब वो नॉमिनेशन पेपर्स लेने गए। उनको नॉमिनेशन पेपर्स मिल गए मगर उन्हें वापस बुलाया गया किसी दस्तखत के लिए। उसके बाद उनसे कागजात भी ले लिए गए और उनको MPO ऑर्डर के तहत नज़रबंद कर दिया गया और मुल्तान सेंट्रल प्रिजन भेज दिया गया। उसके बाद हमें दोबारा सिरे से शुरू करके वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी थी। हमने जल्दी की। हम इस्लामाबाद में थे क्योंकि यहाँ पे तारीख थी अडियाला में,
तो हमने वो मुकम्मल करके जब मुल्तान भेजे, उसके बाद से उधर छापे पड़ रहे थे, वो छुपते छपाते बचाते वे पहुंचे आरओ के दफ्तर। कुछ कागजात जो है वो जमा हो गए, मगर एक हल्के में उन्होंने कहा कि जी ये तो आपने कागज यहाँ से लिए ही नहीं है, हम इनको कबूल ही नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने दोबारा लिए, उन्होंने कहा फिर आज ये आप दे नहीं सकते, आपको कल ही देने पड़ेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ठीक है। अच्छा, आपके जो कागजात हैं अभी उनकी स्क्रूटनी भी होनी है? जी, स्क्रूटनी जरूर होनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हल्के की सियासत इसको कौन देख रहा है? ऑब्वियसली अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, जैन साहब ने लड़ना है, शाह साहब ने लड़ना है, तो उधर कैंपेन वगैरह कौन चला रहा है? जी, इस वक्त तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि हल्के वाले ये समझ सकते हैं कि हम किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि ये हम अपने किसी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम आवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं और इस मुल्क के वकार के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। जेल में भी हैं, हमारे घरों पे छापे भी पड़ रहे हैं, मेरे भाई को 11 FIR में नामजद भी किया गया है। तो इस वक्त हमारे लिए हल्के में होना मुश्किल है। मैं यहाँ अडियाला होती हूँ, जैन अपने केसेस भुगत रहा है, मेरे वालिद जो है वो जेल में हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे मुल्क की और स्पेशली हमारे हल्के की गयूर अवाम है, वो इस सबको जानते हुए फैसला करेगी कि उन्होंने किसका साथ देना है। तो देखें, ये रवायती सियासत से अब बात हट गई है। अब ये रवायती सियासत नहीं हो रही यहाँ पे लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल पसंद करना है, उन्होंने देखना है कि उन्होंने गुलामी कबूल करनी है या उन्होंने एक। ठीक है। अच्छा मेहरबानो साहब, अगर आखिर में आप ब्रीफली ये भी कमेंट कर दें, बल्ले का निशान आप लोगों को वापस मिल गया है, तो उस पर क्या कहेंगी आप? जी, उस पे तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे लगता है बल्ले की वजह से इनकी नींद छिन गई थी, तो उन्होंने सोचा कि ये बल्ला छीन लें, मगर बल्ला अल्लाह के फजल करम से हमें वापस मिल गया है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इन सारी जमातों में दम है, ये जो पिछले 2 महीने से खुल्लम खुल्ला जलसे कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जिनकी हमें इजाजत भी नहीं है, अगर इनमें इतना दम है तो अब डर किस बात का? आइए और बल्ले का मुकाबला कीजिए। मेहरबानो कुरैशी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? जी, मैं वेलकम करता हूँ और बड़ा खुशाइंद फैसला है, और अल्लाह करे कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक में DB में भी यही फैसला बरकरार रहे। एक जमहूरी पार्टी के हैसियत से हम हर किसी को वेलकम करते हैं, किसी को निशान से या किसी को पार्टी नेम से हम जो है ना वो नहीं कहते हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए। सबको आज़ादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए, जो आवाम का फैसला सर आंखों पे। ठीक। अच्छा, इस हवाले से आपकी जमात भी थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है, जो आप आज़ादाना कह रहे हैं कि हर जमात को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने के मौके मिलने चाहिए और यकसर मौके मिलने चाहिए। अब अगेन सिंध के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुलिस में कोई ऐसी ट्रांसफ़र्स हो रही हैं जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप कोई गिला शिकवा नहीं है ना इस वक्त? आप तो बिल्कुल आपको यकसर मौके और बिल्कुल वो जिसे कह सकते हैं कि मुनासिब मौके मिल रहे हैं सिंध में। नहीं जी, अतर काजवी साहब, आपके शो में और बाकी चैनल में मैं 2 महीने से ये कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले ही ये इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तरक्याती काम पे पाबंदी लगा ली है, मगर उसके बावजूद निगरान वफाकी हुकूमत ने सिंध में SHO से लेके थानेदार से लेके IG तक और तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक तमाम ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि बाकी सूबों में वो बरकरार है। और अभी भी अगर ट्रांसफ़र हो रहे या पहले हो रहे थे तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। निगरान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, MKM और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा तो कोई वो नहीं है। लेकिन हमारा साथ साथ ये है कि इसी तरह आपने हमारे लगाए हुए यानी पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के लगाए हुए जो अफसरान थे वो आपने ट्रांसफ़र कर दिए, तो पंजाब में क्यों बैठे हुए? मुस्लिम लीग नून के जो अफसरान हैं वो क्यों बैठे हुए? तो उसको भी बदलना चाहिए, ये हमारा शिकवा तो रहेगा। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, आपकी बातों से भी थोड़ा थोड़ा लगता है और वैसे भी ओवरऑल ये तासर मिल रहा है कि जैसे आप लोग
कोई तहरीके इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं। बिलावल साहब के कन्वेंशन में वो जो वकला से खिताब करने गए थे वहाँ पे भी नारे लगे, तो उन्होंने भी उसके ऊपर कोई ज़्यादा बुरा नहीं मनाया। तो ये अचानक तहरीके इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से आ गया सर? मतलब बजाय अतर काजवी साहब अप्रिशिएट करने के आप उसको दूसरा रंग दे रहे हो। मेरे भाई ऐसा ना करे। और आप मुझे बता दो किसी और लीडर के सामने कि मुखालिफ पार्टी के अगर इस तरह नारे लगे तो उनकी क्या रिमार्क्स होते हैं, उनकी क्या तासरात होते हैं। हम तो खुद बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे लीडर ने उनको वेलकम किए और खुशामदीद किए। और आप देख रहे हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब से असम्बली ख़त्म हुआ है, इलेक्शन का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन की जल्द करानी की और लेवल प्लेइंग फील्ड की और इलेक्शन कमीशन की जो ज़्यादतियाँ हैं उनके बारे में हमेशा आवाज़ उठाया है। और अगर ये आवाज़ हमारी पीटीआई के साथ मिलती है तो मेरे भाई आपको बुरा तो नहीं मानना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कम से कम एक नहीं दो जमहूरी पार्टी है जो जमहूरियत के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बात कर रही है। अच्छा, वैसे जिस दिन बिलावल साहब ने ये बयान दिया था उस दिन अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ मैंने वो चीज़ चलाई बल्कि उनकी तारीफ की और कहा कि ये वो सियासी रिवायत है जिसको हमें डालने की ज़रूरत है और हर सियासी जमात को बिलावल साहब से सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने तो बाकायदा सर उनकी तारीफ की थी, पर मैंने कहा कि आपसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस रिमार्क्स और उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा की तरह आप हमेशा बोलते हो, आप लेवल या न्यूट्रल बात करते हो। आपकी प्रोग्राम तो मैं बड़े शौक से आता हूँ। आपके प्रोड्यूसर साहब जब भी हुक्म करते हैं तो मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, बहुत बहुत आपकी ज़रा बहुत आपकी मेहरबानी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं, टाइम हमारे लिए निकालते हैं। अच्छा महमूद मौलवी साहब, सर सिंबल के ऊपर यहाँ पे हो रही है, बात हो रही है कि जी निशान छीन लिया गया, निशान वापस आ गया। बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं अब मंशूर की भी बात कर रही हैं कि हमारा मंशूर भी आएगा। उस तरीके से फोर फ्रंट पे जिस तरह मंशूर होना चाहिए सियासी जमातों का, वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा। और ख़ुसूसन जो आपकी जमात है सर, उसका मंशूर कब हम देख सकेंगे? देखिए, मंशूर हम ऑलरेडी दे चुके हैं और मैं आपको भी कॉपी भेज दूंगा। हम मंशूर लेके ही चल रहे हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखें ना, ये सिंबल का, ये कोर्ट का बेसिकली जो है ऑर्डर है, तो इसके ऊपर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। मगर ये अब इस वक्त जो है, देखें, इलेक्शन कमीशन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। उसकी वजह के कोर्ट के ऑर्डर कोच, इलेक्शन कमीशन के कोच, अब उसके बाद डबल बेंच में क्या फैसला होगा। तो जो है ये हम दुआ गो हैं कि कोई भी जो भी हल निकले वो ऐसे निकले कि कोई चीज कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। ठीक है। उसकी वजह देखें ना, कोर्ट्स कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहे हैं, तो ये दोनों जो है कंट्रोवर्शियल होने का जो है ये आम अच्छे मेरे ख्याल से मैं कहूँगा सिंबल नहीं है। उसकी वजह के सबको एक पेज पे होना चाहिए। ठीक है। और स्पेशली इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि मंशूर हमने जारी कर दिया, उस तरह अभी सामने हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि बड़े बड़े नाम आपकी जमात में शामिल हुए, वो भी सामने उस तरह हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो सामने आएँ, डिफेंड करें, बताएं, पॉलिसीज़ का बताएं। ज़्यादातर ख़बरें जो आपकी जमात के हवाले से आ रही हैं वो अवाम और वर्कर्स के हवाले से नहीं हैं, वो बल्कि लीडरशिप के हवाले से हैं कि सीट एडजस्टमेंट क्या करनी है, कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि आप लोग अपनी सीटों के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद हैं, अवाम के हवाले से कम? मेरे ख्याल से देखें, ये इसको मैं अग्री हुआ। उसकी वजह देखें, सीटें तो जिसको भी मिला, मेरे ख्याल से जो आप बात करें, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा कि PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि हम किसको कहेंगे बैठ जाओ और वो किसको अपने कैंडिडेट्स को बिठा देंगे। तो सीट एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल काम है। उस के चाहे हम अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि जी विड्रॉ करें, और PMLN के लिए भी मुश्किल काम है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को कहें विड्रॉ करें। जहाँ एक दो सीटें होती है वहाँ तो एडजस्टमेंट होती है, इतने बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट में मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये कहना कि जी हम सीट की बातें कर रहे हैं और अवाम की नहीं, हम तो बात ही अवाम की कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मेन हमारे मंशूर के देखे हम बात क्या कर रहे हैं, बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री। आप हमारे मंशूर का हिस्सा है, हम पिछले 2 माह से यही बात कर रहे हैं। अब दूसरे पार्टी के लीडर्स भी यही बात करना शुरू किया है कि जी 300 यूनिट तक फ्री, और इसके ऊपर पूरी वर्किंग है। ये कोई स्लोगन नहीं है। उसकी वजह के लाइन लॉसेस को आप जब रोकेंगे और ये उसी इलाके में देंगे तो इसमें कोई खबात नहीं है।
कि देखें जो एक हर बिजनेसमैन एक वर्किंग लेके चलता है कि जी इतने लाइन लॉसेस है और इतने ये, उसको एडजस्टमेंट करें तो आवाम को थोड़ी बहुत तो रिलीफ मिलेगी। ठीक। और मैं ये कहूँगा कि जैसे महंगाई को कंट्रोल, ये थोड़ा मतलब ये इंटीरियम गवर्नमेंट ने फिर भी कुछ किया है, ठीक है, ये कुछ 2 अरसे में, वरना इससे पहले तो महंगाई काबू से बाहर जा रही थी। ठीक और हमें करनी चाहिए सबको, ठीक है, जो है आवाम के इश्यूज की, मुल्क के मेजर इश्यूज की, कि हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने इंपोर्ट्स कैसे इसमें भी मैं आता हूँ, ये इस इश्यूज पे भी आते हैं जरा। अभी ये जो फौरी इंतखाब का इशू हमारे सामने है, आप सब जमातें इक़्तिदार में आएंगी या जिस भी हैसियत में अगली पार्लियामेंट में होंगी, किरदार तो आप लोग तब प्ले करेंगे जब इंतखाबात के नतीजे में एक पार्लियामेंट हमारे सामने आ जाएगी। इस वक्त कादर मंदोखेल साहब, एक चीज़ आज हमने सुनी, बिलावल साहब फरमा रहे थे कि 17 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका वो खात्मा चाहते हैं कि उनको वफाक में वो ख़त्म कर देंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सूबों में मुंतकिल नहीं किए गए। लेकिन आपकी जमात के हवाले से जो एक और तनकीद होती है कि सूबे में जो चीज़ें आ चुकी हैं वो आप आगे देने के लिए तैयार नहीं हैं। बुनियादी जो हुकूमतें हैं या बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको आप इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, आपका इशारा एमक्यूएम की तरफ है और हमेशा एमक्यूएम अपनी इख्तियारात को रोती है। और आप अगर एमक्यूएम की पिछले 30-35 साल की तारीख को देख ले, वो जिस पार्टी के साथ होती है और 6 महीने पहले उनसे अलग होकर उन पर इल्ज़ामात लगाती है, फिर अगली पार्टी में ये नू लीग पीपल्स पार्टी, ये पिछले 35 साल से चल रहा है। और इख्तियारात की जो बात वो इशू उठा रहा है आज, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले इनके मुतालबा था कि मेयर के अंडर वाटर बोर्ड होना चाहिए, वाटर बोर्ड मेयर के अंडर है, बिल्डिंग कंट्रोल उनके अंडर है और सॉलिड वेस्ट उनके अंडर है। लेकिन बदकिस्मती से उनका मेयर नहीं आया है, लिहाजा उनका रोना धोना जो ना अभी तक जारी है। जियाला तारीख में पहली मरतबा कराची का मेयर बना है, तो ये इख्तियारात जो एमक्यूएम चाह रही थी वो सारे उनके पास है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करें हो कि वजारतों की, तो आप मुझे बता दो वफाकी वजारत तालीम की क्या ज़रूरत है कि मैं जिस कमेटी को हेड करा था 18वीं तरमीम के ज़रिए वजारत तालीम जो है ना वो उनके पास है, सूबों के पास है। तो वफाक के पास सिर्फ इस्लामाबाद, यानी राना तनवीर साहब जिसके वज़ीर थे, और वहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद का जो 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर जो भी आप लोग रकबा बताते हो, यानी एक पूरा वफाकी वजारत एक सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि सूबों का तो नहीं है। इसी तरह वजारत सियासत जो है ना वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मौजूद है, क्योंकि ये 18वीं तरमीम जा चुका है। तो मेरे हिसाब से मैंने 2 वजारतों को मिसाल दी है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप समझ रहे हो कि इस्लामाबाद की अलग वजीर होना चाहिए, तो अलग बात है। तो यूँ बिलावल साहब ने बात की है कि बहुत सारे वजारतें जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है और 300 अरब जो है ना वो कम किए जा सकते हैं खराजात पे। तो ये तो खुशाइन बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू कैसे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा महमूद मौलवी साहब, हमने देखा कि पंजाब में कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात पेश आए और अब एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो सियासतदानों के या उम्मीदवारों के तायीद और तजवीज़ कुनिंदा हैं उनकी गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं। लोगों को आरओ के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या सिंध में भी आपको इस किस्म की सूरत हाल का सामना, और वैसे इस ट्रेंड को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये ट्रेंड अगर है तो गलत है, और जहाँ तक सिंध की बात है, मुझे तो सिंध में कोई चीज़ ऐसे नज़र नहीं आ रही है। और जो इस वक्त चल रहा है, देखें, अगर इक्का दुक्का कई वाक़यात हुए हैं उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, मगर ओवरऑल जो है ना ऐसे कहीं पे भी नहीं है। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना माइलेज लेने के लिए कर रही हैं तो वो भी गलत इशू है। उसकी वजह ये है कि हम इदारों को जो है बदनाम ना करें जो है सिर्फ अपने माइलेज के मफाद में। देखिए, अगर एक आध केस हुआ भी कहीं है तो वो बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। देखिए, अगर चोरी की वारदातें चोरियां होती है, जैसे वो लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर न्यूयॉर्क में भी है, खराब होते हैं। अब यहाँ पे जो है भी खराब है, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर जो है चीजों को कोशिश कर रही है। जैसे सिंध हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, ठीक है, मगर किसी के बस में नहीं है। तो ये नजरिए से मैं देख रहा हूं। ठीक है सर, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब भी आए हैं।
पंजोदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। पहले तो ये बताएं कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है ये कितना बड़ा रिलीफ है आप लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया जी काज़मी साहब, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश जी। बिल्कुल जी, ये आप देख लें कि जमहूरियत के ऊपर जिस तरह से हमला किया जा रहा था तो पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा दिलेरी के साथ जो है ये फैसला दिया है और जो बल्ले का निशान छीनने की साजिश थी उसको नाकाम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करे। देखें, अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो जिस तरह से निशान लेने की ये साजिश की गई, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन आज भी आपने दरमियाने समात आर्गूमेंट्स आपने सुने होंगे, तो हमने अपने आइन के मुताबिक करवाया। इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के इलेक्शन को मुतनाज़ा बना ही नहीं सकता और ये जो जिन लोगों ने दरख्वास्त दी वो भी हमारे मेंबर नहीं है और सारी चीज़ें आज देख कर ही वो जो फैसला है उसको मुअत्तल किया गया है और कल के लिए नोटिस फरमाए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मुबारकबाद है, क्योंकि जो पूरा पाकिस्तान है वो हर बंदे की आवाज़, अगर दूसरी पार्टियों की भी बात की जाए तो बहुत सी पार्टियां ऐसी थी जो कि इस बात के ऊपर कह रही थी कि बिल्कुल हक तो इनको मिलना चाहिए, इस तरह का तो नहीं है। अगर आप सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप वैसे ही कह दें कि हम हार मान गए, और अगर सियासी मैदान में मुकाबला आपने करना है तो फिर ये ऐसे ओछे हथकंडे करके, कभी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला करके, कभी बल्ले का निशान छीन के, कभी आप लोगों से दरखास्तें उनके सबमिट करवाने के हवाले से वो जाएं तो उनको अगवा करके। अच्छा, इसमें देखें नहीं मैदर साहब, एक और चीज़ भी है कि आप अदलिया के हवाले से आपके वकला भी तनकीद वगैरह भी करते रहे, लेकिन हमने देखा कि फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला, खान साहब की ज़मानत हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई, आप पेशावर हाई कोर्ट से आपको ये रिलीफ मिला है। तो वो आप कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जो आप लोगों की जानिब से तनकीद की जा रही थी वो मुनासिब नहीं थी? देखें काज़मी साहब, आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं सारी चीज़ों के हवाले से कि अगर किसी एक जज के ऊपर एतराज़ होता है या दो जजेस के ऊपर होता है जो कि आपके केस को उस तरह से चलाते हैं तो आपको एतराज़ होता है कि उस तरह के फैसले करते हैं या फैसले महफूज करने के हवाले से, जैसे आप कल बात कर रहे थे कि 11 महीनों के बाद ये फैसला किया जाए कि आपकी दरख्वास्त वापस लेने की जो सजा है वो खारिज की जाती है, उस फैसले को इतना लंबा महफूज किया जाता है। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं वो कानूनी था और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गैर कानूनी, और इस तरह से कोई 15-20 के करीब अगर एक जज जो है वो इस तरह के फैसले करे तो आपको उस जज की हद तक एतराज़ जरूर हो सकता है कि वो अगर आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूरी ओवरऑल अदलिया की बात की जाए तो कभी भी इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, अगर हम लेकर जाते हैं कि फंडामेंटल राइट की वॉलेशन पाकिस्तान के अंदर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें आंखें बंद करती है तो हमारा हक बनता है कि रजिस्ट्रार कौन होता है उसके ऊपर एतराज़ लगाने वाला, और इस तरह से सजा मुस्तरद करना कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन नहीं हो रही, तो ये गलत बात है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आप 8 दिन के अंदर ही रेड कारपेट बिछा कर एक बंदे को जिसके ऊपर केसेस बने हुए हैं और उसको क्लीन चिट दे दें, हमारी दरखास्त ना सुने तो हमारा हक बनता है कि उसको क्रिटिसाइज करना, बोलना, वो आईने पाकिस्तान हमें हक देता है। ठीक है। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, आपकी जमात जो है वो ये कह रही है कि सिंध के अंदर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पर वफाक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब जो सिंध में हल्के की सियासत है, खुसूसन आपके जो हल्के की सियासत है, वहाँ पे आपने इलेक्शन लड़ना और हो सकता है कि आपके साबिक जो इत्तेहादी हैं उधर से भी कोई बड़ा नाम आके आपके हल्के से इलेक्शन लड़े, तो फिर ये कैसे चलेगा वहाँ पे मामला? वो किस नाम पे वोट मांगेंगे और आप किस चीज़ पे वोट मांगेंगे? मतलब आप लोगों ने तो मिलकर हुकूमत की है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंची है। शहबाज शरीफ साहब कागज़ जमा करा चुके हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब दोनों इस हल्के से उम्मीदवार है। जी मेरे पास खबर थी पर मैं चाहता था कि आप खुद उनका नाम लें ताकि वो आपके इत्तेहादी वज़ीर आज़म थे ना। चलो ठीक है, मैं चाहता था। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब हल्के में 5 साल बाद दोबारा आएंगे, अभी तक तो नहीं है, कागज़ भी उनके जो वर्कर है उनके ज़रिए जमा किए है। और शहबाज शरीफ साहब मुझे समझ में नहीं रही अतर काज़मी साहब वो आवाम से क्या बोलेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप मुझे वोट दो, मैं MNA बन के आपकी खिदमत करूँगा। तो क्या लोग बेवकूफ़ है? वो इलाके के लोग न समझदार नहीं है, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, क्या वो नहीं पूछेंगे कि आप तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, आप तो पलट के वापस नहीं आए, आपने खबर नहीं ली है? क्या ये आप दोनों भाई जो है ना पाकिस्तान को या कराची को आपने सैर तफरी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आप लोग आते हो? मजाक है। आपका कैंडिडेट वज़ीर ख़जाना बन गया,
और फिर दूसरी तरफ लेके मैंने अतर काज़मी साहब आपके सारी मीडिया के दोस्त भी इस बात की गवाही देंगे, मैंने 1000 बार कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब से एज ए वज़ीर-ए-आज़म उससे मुलाकात करने की, 1 मिनट नहीं दिए, तमाम लोगों से मिल रहे थे, मुझसे नहीं मिल रहे थे और मैं रिक्वेस्ट कर रहा था तो कि मेरा और आपका ये तो कादर मंदोखेल साहब बड़ा अच्छा मौका है ना आपके पास बदला लेने का सियासी तौर पे। अगला जुमला सुने। अब उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब पिछले इलेक्शन में ज़मनी में उसको चौथे नंबर पे छोड़ दिया है। अब फिर वो जो ना वो पर तोल रहे मैं इलेक्शन लूंगा। अरे भाई, कराची में जो खून खराबा बल्दिया फैक्ट्री के 250 लोगों को जो आपने जलाया और आपने मुलजमान को ऑन किया अभी 2 महीने पहले, आप किस तरह वोट मांगेंगे? और दूसरी तरफ कादिर खान मंदोखेल न मिनिस्टर था न एडवाइजर था, 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती का मंजूर कराए, यूनिवर्सिटी मंजूर कराए, 50,000 से ज्यादा बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए रजिस्ट्रेशन गरीबों की कराई है, माजूर लोगों को इमदाद दिलाए बैतुल माल से, और फिर 1-2 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट गैस की लाइन बिछाने जा रहा हूँ, 24,000 से ज्यादा मीटर लगवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद 8 महीने नादरा की गाड़ी चलवाई है, घर घर लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आएगा, मुझे एमएनए बनाओ तो मैं काम करूंगा। तो ये परफॉर्मेंस बेस हल्का है। अतर काज़मी साहब याद रखने, पूरे पाकिस्तान के ये वाहिद हल्का है जो परफॉर्मेंस बेस होगा। मेरी परफॉर्मेंस जो सिर्फ 22 महीने की थी, और ये जो 35 साल से हुक्मरान ये हुकूमतों में थे, या मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी जो पिछले 35 साल से 14 साल गवर्नर वफाकी वजीर, और एक तरफ कादिर खान मंदोखेल जो 22 महीने का एमएनए था, मेरे काम सब। चले अभी ये देखते हैं आपके हल्के की आवाम क्या फैसला करती है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, आप हल्के की सियासत कर रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी सीटें निकालेगी सिंध से? देखिए, सिंध से जो हम देख रहे हैं, हमने तो नॉमिनेशन तो हमने कोई 40-45 लोगों का तो हमने जो है उतारा है, मतलब जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स उन्होंने भरे हैं, और अब ये देखते हैं कि देखें कितने निकालेंगे। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि 8 से 10 जो है कम से कम एमपीए निकालेंगे और कुछ एमएनए भी निकालेंगे। सर ये किधर से निकालेंगे 8 से 10? रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से? नहीं, दोनों मिला के। ठीक। कराची में कहाँ से निकालेंगे जरा पूछो। जी कराची में सर कहाँ से निकालेंगे? जरा कादर मंदोखेल वाली सीट भी मुझे लगता है खतरे में है कादर साहब, इसलिए जो है कराची में इंशाल्लाह हमने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, और कादिर मंदोखेल साहब के इलाके में भी हम इंशाल्लाह खड़ा करेंगे। देखेंगे जहाँ से निकले, जहाँ से आवाम वोट देगी वहीं से निकालेंगे, फिक्र ना करें कादिर साहब। ठीक है कादर साहब, आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। जमा करने का तारीख अभी आप खड़ा करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से भरपूर इलेक्शन लड़ेगी जहां जहां वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने प्रोग्राम सुना, आप देख सकते हैं कि हम और तमाम जो पाकिस्तान का इस वक्त मीडिया है उसकी नज़रें भी सियासत के ऊपर हैं, आप लोगों की नज़रें भी सियासत के ऊपर हैं। इलेक्शंस की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। इलेक्शंस में आपने क्या करना है? इलेक्शंस में अगर किसी ने कुछ करना है तो वो आप नहीं करना है। कल भी मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें, जिसको आप मुनासिब समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, आपके अवाम के लिए बेहतर है, हल्के के लिए बेहतर है, उसको वोट दें। अगेन कल आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।